हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि जुलाई का महीना काफी शॉकिंग होने वाला है हम लोगों के लिए, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी रिपोर्ट्स हम सबको सुनने को मिलेंगी डिफेंस सेक्टर में जो कि हमारे कल्पना से परे होंगी। खैर, ये हम क्यों बोल रहे हैं आपको आने वाली रिपोर्ट्स में समझ में आने वाला है। आज के रिपोर्ट की शुरुआत करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर। अगर आज मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाले कुछ वर्षों में तेजस अपने कैटेगरी का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा, क्या आप मेरी बात मानेंगे? निसंदेह आपको ये स्टेटमेंट हास्यप्रद लगेगी, लेकिन ये घोषणा खुद अब भारत की तरफ से कर दी गई है। भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस अब उस रास्ते पर चल चुका है जहां पर ये अपने कैटेगरी का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला फाइटर जेट बनने वाला है अगले 5 वर्षों में। और ये JF-17 थंडर और कोरिया के KF T-50 एयरक्राफ्ट को भी सरपास कर सकता है, जिसको गोल्डन ईगल के नाम से जाना जाता है। इस समय तकरीबन जो 60 यूनिट्स हैं वो इस समय अलग अलग स्टेजेस में है अपने प्रोडक्शन के, और आने वाले भविष्य में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड चरणबद्ध तरीके से नए इंजन के साथ इनको बेसिकली भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने वाली है। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि हम लोग इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, हमने कितने तेजस बना लिए होंगे। तो ये नंबर भी आपके लिए शॉकिंग हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब तक तकरीबन 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का निर्माण कर लिया है। जी हाँ, जून 2025 तक HAL की तरफ से 60 से ज्यादा तेजस मार्क 1 फाइटर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें 5 जो प्रोटोटाइप व्हीकल्स हैं जिनको हम PV टेल नंबर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा 8 जो हैं वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट्स हैं, और 36 मार्क 1 सिंगल सीटर फाइटर्स हैं, और इसके अलावा 8 ट्विन सीटर वेरिएंट भी शामिल हैं। इसके अलावा कुछ तेजस मार्क 1 AB बन के तैयार हैं, जो टेस्टिंग को पूरा कर रहे हैं और डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, आने वाले भविष्य में हमें 83 तेजस के बाद 97 जेट्स का एक और बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये नंबर्स काफी बड़े हैं, और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 5 से 6 वर्षों में HAL के तरफ से तेजस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन सकता है। DRDO मिसाइल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कितना उल्लेखनीय कार्य कर रही है, ये हम सबसे छिपा नहीं है, और हम सब ने बीतते समय के साथ इसके प्रमाण भी देखे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है जो अगर वास्तविकता का रूप ले लेती है तो फिर ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाएगी। DRDO के तरफ के सोर्सेस की तरफ से मीडिया को दिए गए वक्तव्य में ये बताया गया कि DRDO इस समय एक ऐसे मिसाइल पर काम कर रही है जो कि अस्त्र मार्क 3 के प्रोपल्शन को यूज करके बनाई जाएगी। लेकिन रुकिए, ये कोई एयर टू एयर मिसाइल नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल होने वाली है। जी हाँ, DRDO इस समय एक नेक्स्ट जनरेशन के स्टेल्थ एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिसका मुख्य तौर पर यूज होगा लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए। और रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो कटिंग एज सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी है, जिसको हम SFDR कहते हैं, जहां पर हमें एक एयर ब्रीथिंग जेट इंजन देखने को मिलता है जो कि रैमजेट प्रिंसिपल पर काम करता है, वो यूज होता दिखाई पड़ेगा। और ये मिसाइल इतनी कैपेबल होगी कि पहली बात तो इसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, ये सुपरसोनिक होगी, और स्टेल्दी होने के कारण जो हमारे पाकिस्तान सबसे बड़ा एडवर्सरी हमारा आप मान सकते हैं, जिसके साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर में ऑलरेडी अपने मिसाइल को टेस्ट किया था, उनके किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इस मिसाइल को देख पाना लगभग इम्पॉसिबल होने वाला है। हालांकि करंट स्टेटस की बात करें तो अभी इसके कॉन्सेप्ट स्टेजेस पे काम चल रहा है, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि अभी जो प्रिलिमिनरी स्टेज है ये शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले भविष्य में ये हमें वास्तविकता का रूप लेती दिखाई पड़ेगी। और क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होगा, इसीलिए मॉडर्न रडार्स के लिए भी इनको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। DRDO इसके अलावा जो रुद्रम सीरीज की मिसाइल है, इनके ग्राउंड अटैक वेरिएंट्स को भी तैयार कर रही है, जो कि नियर हाइपरसोनिक होंगे, और ये एनिमी के हाई वैल्यू एसेट्स, जिसमें उनके रडार साइट्स हो गई, उनका बंकर हो गया, उनके दूसरे जो हाई वैल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और बहुत आने वाले भविष्य में आप ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 जैसी मिसाइल्स को भी देखने वाले हैं। जब मैंने कल की वीडियो में आपसे कहा था कि कावेरी इंजन प्रोग्राम को बंद करना कहीं ना कहीं तेजस के हित में नहीं होने वाला है, तो उस समय लोगों की जो मिक्स्ड प्रतिक्रिया है वो हमें देखने को मिली। और हमने उस वीडियो में कहा था कि GTRE को अपना जो कावेरी 2.0 प्रोग्राम है ये आज नहीं तो कल पूरा करना ही पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में तेजस की फ्लीट में कोई दिक्कत ना हो। और उस समय कुछ लोगों को ये चीज़ थोड़ा कम समझ में आई। देखिए, स्पष्ट है, अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो हमने वहाँ पे कुछ गलत नहीं कहा था। भारतीय वायुसेना तकरीबन 220 तेजस फाइटर की फ्लीट को ऑपरेट करने वाली है। अब आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है, कंफर्म नंबर्स हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि इन फाइटर्स के लिए हमें F404 इंजन भी चाहिए होंगे, और एक फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी पूरी सर्विस लाइफ में 2 से 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरता है।
यानी आने वाले निकट भविष्य में हमें 400 से ज़्यादा जो जेट इंजन है वो चाहिए होंगे। अब जाहिर सी बात है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो अभी इस इंजन को प्रोड्यूस करने में इतना यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है, हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले 15 से 20 वर्ष बाद भी जो अवेलेबिलिटी है ये इतनी ही आसान हमारे लिए होगी। और इस चीज़ को अब भारत के तमाम सीनियर डिफेंस एनालिस्ट उठाने भी लगे हैं। उनका कहना है कि यही सही समय है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एचएएल मिल करके इनका जो लाइसेंस प्रोडक्शन है विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी डिमांड अमेरिका से करे और F414 के साथ F404 का निर्माण भी भारत में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म की सप्लाई चेन है उसको भी ध्यान में रखते हुए जो टीओटी बेनिफिट्स हैं इनसे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल कंसीडर नहीं की जाती रही है और उसके साथ जो सप्लाई चेन इश्यूज हैं वो हमेशा से बने रहे हैं और आने वाले भविष्य में तेजस की फ्लीट को इससे स्ट्रगल ना करना पड़े, इसके लिए इनका जो लाइसेंस प्रोडक्शन है भारत में वो अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि ये चीज़ें अभी सिर्फ तार्किक रूप से आगे उठाई गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पर कोई निर्णय लेगा या नहीं लेगा इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम कावेरी 2.0 के डेवलपमेंट को पूरा करें या फिर हम F404 इंजन की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर अमेरिका से बात करें, अन्यथा हमें आने वाले भविष्य में स्ट्रगल निसंदेह करना पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से जुड़ी है। आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की पहले स्क्वाड्रन को ऑलरेडी रेज कर लिया है, लेकिन अभी हमें पहले हेलीकॉप्टर का इंतजार है। हालांकि इसे 2024 में ही डिलीवर हो जाना था, लेकिन एक के बाद एक जो डिले है वो हमें बोइंग की तरफ से देखने को मिली। उसमें चाहे सप्लाई चेन इश्यूज रहे हों या फिर दूसरे इश्यूज रहे हों, और ये माना जाने लगा था कि हमें 2025 मार्च तक जो हेलीकॉप्टर की पहली फ्लीट है या पहला बैच है वो मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन बीच में आपने सबने सुना होगा कि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं इनमें ऑनबोर्ड स्मोक और फायर के इंसिडेंट हमें देखने को मिले थे, जिसके बाद बोइंग काफ़ी कॉशियस हुआ था और उसने जो लगभग इंटायर फ्लीट जो प्रोडक्शन में थी और जो ऑपरेशनल थी उसको ग्राउंडेड किया था। लेकिन अब चीज़ें सामान्य होती नजर आ रही हैं। इनिशियल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर लिया गया है और अब भारतीय थल सेना को उसका पहला अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो जुलाई एंड में डिलीवर कर दिया जाएगा। वहीं अक्टूबर 2025 तक सभी 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को भारत को डिलीवर किए जाने की जो बात है वो की जा रही है। हालांकि रिपोर्ट्स में अभी ये चीज़ कहा गया है कि बोइंग की तरफ से अंतिम निर्णय आना है, लेकिन उनके सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि जुलाई एंड में इसकी डिलीवरी को भारत को शुरू कर दिया जाएगा। अपाचे अपने वर्सेटैलिटी, अपने लीथल कॉम्बैट पैकेज के लिए जाने जाते हैं और ये दुनिया के कॉम्बैट प्रूवन हेलीकॉप्टर्स की श्रेणी में आते हैं। हालांकि भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए थल सेना ने क्लियर कर दिया है कि अब एडिशनल नंबर में बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो इस हेलीकॉप्टर के लिए जाएंगे। अब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी LCS प्रचंड से पूरी करी जाएंगी और सेना क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी संतुष्ट है, तो हमें कोई संदेह या कोई आश्चर्य भी नहीं होगा अगर ये बड़ी संख्या में आने वाले भविष्य में सेना की तरफ से खरीदे जाते हैं। तो आपको इसको लेकर क्या विचार है? क्या हमें अब LCS पे इन्वेस्ट करना चाहिए या सेना को एडिशनल अपाचे की तरफ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।